जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को उनकी असलियत मालूम पड़ गई है। बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों ने गठबंधन बनाया था, पर फिर भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके बाद से ही गुपकार गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच खटपट की खबरें आने लगी थी और अब इस मतलबी गठबंधन की दीवारें दरकनी शुरू हो गई हैं। दरअसल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने सहयोगियों पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हुए घोषणा की है कि उनकी पार्टी 7 दलों के गुपकार गठबंधन से अलग हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन के कुछ घटकों ने जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव में प्रॉक्सी उम्मीदवार उतारे थे। आपको बता दें कि लोन ने गुपकार गठबंधन के प्रमुख एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखकर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। लोन ने अपने पत्र में कहा कि जनता जानती है कि राजनीतिक लाभ की लालच में अंधे होकर हमने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। गुपकार गठबंधन के पक्ष और विपक्ष में हुए चुनिंदा मतदान का नतीजा बहुत खराब मत प्रतिशत रहा। लोन ने आगे कहा कि यह वह मत प्रतिशत नहीं है जिसकी जम्मू कश्मीर की जनता 5 अगस्त के बाद हकदार थी। बता दें कि डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को 112 सीटें मिली है, जिनमें से 8 सीटें लोन की पार्टी ने हासिल की है। वहीं लोन ने इस पत्र में ये भी लिखा है कि जनता जानती है कि हमने राजनीतिक लाभ के अंधे लालच की वजह से एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। सज्जाद लोन के इस फैसले से न सिर्फ गुपकार गठबंधन का अंत नजर आ रहा है, बल्कि बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर के दरवाजे भी खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन में 2 मुख्य पार्टियां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, जिनमें से पीडीपी का पतन तो मुफ्ती के देश विरोधी बयानों में ही झलकता है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन से बाहर निकलकर सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी पोल खोल दी है। अब देखना यही है कि गठबंधन से और कितने दल गुपकार को अलविदा कहते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की स्थिति इन दिनों सबसे खराब है। कांग्रेस के अंदर दिनों दिन कलह बढ़ती ही जा रही है। गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। वजह साफ है कि सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाना चाहती हैं, जबकि राहुल कांग्रेस का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। राहुल विदेश घूमना चाहते हैं, वो कांग्रेस की टेंशन लेना नहीं चाहते हैं। इस वजह से कांग्रेस में न ही अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और न संगठन का चुनाव संभव हो पा रहा है, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आश्वासन के बावजूद 1 महीना गुजर जाने के बाद भी संगठन चुनाव को लेकर ऐलान नहीं होने पर नाराजगी जताई है। हालांकि सिब्बल की बात कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के करीबियों को चुभ गई है। सिब्बल के बयान पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पलटवार किया है। चौधरी ने कहा कि सिब्बल सिर्फ सवाल उठाते हैं, लेकिन दिल्ली में पार्टी के संगठन को मजबूत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। पार्टी के दूसरे नेता सलमान खुर्शीद ने भी सिब्बल पर निशाना साधा है। सिब्बल के बयान से नाराज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि कपिल सिब्बल सिर्फ सवाल उठाते हैं, लेकिन दिल्ली में जहां से वो चुनाव जीते थे, पार्टी की बैठक में नहीं आते और न ही पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाते हैं। यही नहीं, कपिल सिब्बल पर पलटवार करते हुए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि आपको संगठन ने क्या दिया, इसके बजाय आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने संगठन को क्या दिया। सलमान खुर्शीद ने सिब्बल का नाम लिए बिना ये भी कहा कि पार्टी का प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए मोलभाव का जरिया नहीं, बल्कि सेवा की जगह है। आपको बता दें कि कांग्रेस के असंतुष्ट 30 नेताओं के गुट ने एक बार फिर पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर नेतृत्व पर निशाना साधा है। असंतुष्ट नेता सिब्बल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि सोनिया गांधी ने पार्टी के साथ मीटिंग में पार्टी नेताओं से संगठन चुनाव को कराने का वादा किया था। 1 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी भी किसी को पता नहीं कि ये चुनाव कब होंगे और कैसे होंगे। माना जा रहा है कि सिब्बल के बयान पर कांग्रेस के अंदर नाराजगी एक बार फिर बढ़ सकती है। पिछली बार जब इन नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, तब भी कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया था। हालांकि सिब्बल उसके बाद भी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका अंजाम सिब्बल को भुगतना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का दावा करने वाली तृणमूल कांग्रेस और इस पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। इस बार ममता को ये झटका विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने दिया है। अभी तक तो इस बात के सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी का हाथ थामेंगे, पर अब ये जग जाहिर हो गया है, क्योंकि भट्टाचार्य भी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
खबरों के मुताबिक अरिंदम ने बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की थी, जिसके बाद ही उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। अगर तृणमूल कांग्रेस में अरिंदम भट्टाचार्य की भूमिका की बात की जाए तो वे साल 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने टीएमसी का हाथ थाम लिया था और अब ममता बनर्जी की कूटनीति और भाई भतीजावाद नीति से तंग आकर उन्होंने टीएमसी का हाथ झटक दिया है और बीजेपी के साथ अपने आगे के राजनीतिक सफर को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। यह पहली बार नहीं है जब ममता के किसी विधायक ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से अलविदा कहा है, बल्कि इससे पहले ममता के बेहद खास रह चुके शुभेंदु अधिकारी ने भी पाला बदलकर बीजेपी के साथ बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना लिया और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद वो अपनी हर रैली में ममता को चुनौती दे रहे हैं। उस पर भट्टाचार्य के पाला बदलने से ममता को खासा फर्क पड़ता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ममता तो पहले ही ये कह चुकी हैं कि जो भी नेता टीएमसी से जाना चाहता है वो जा सकता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि भट्टाचार्य भी बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता की असलियत सबके सामने लाएंगे, जो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की बढ़ने वाली मुश्किलों का आगाज साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब भी ममता यही कहेंगी कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या फिर अपने किसी बयान में ना चाहते हुए भी अपने डर को बयां करती दिखाई देंगी। लेकिन एक के बाद एक टीएमसी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से ये तो साफ दिख रहा है कि बंगाल में भगवा दल फ्रंट फुट पर खेल रही है। पैसों के लिए हर जगह हाथ फैलाते और कर्ज के लिए नए नए दोस्त बनाते पाकिस्तान की बार बार इंटरनेशनल बेइज्जती होती रहती है, लेकिन लगता है पाकिस्तान सरकार को इन बेइज्जतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ही दोस्त सऊदी अरब ने भारी झटका दिया है। इसके बाद अब इमरान खान की टेंशन बढ़ गई है कि वो अब किसके सामने हाथ पसारेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वो $3 अरब का कर्ज जल्दी चुकता करे। दरअसल सऊदी अरब ने इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद साल 2018 में पाकिस्तान को $6.2 अरब का कर्ज दिया था। सऊदी अरब द्वारा घोषित $6.2 बिलियन के कर्ज वाले पैकेज में कुल $3 बिलियन का कर्ज और $3.2 बिलियन की एक ऑयल क्रेडिट की सुविधा शामिल थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले को लेकर आईओसी की बैठक में फड़फड़ा रहा था। इस दौरान उसने सऊदी अरब पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब सऊदी अरब पाकिस्तान के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। वहीं पाकिस्तान की टेंशन यही खत्म नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात भी कुछ इसी तरह का झटका दे सकता है। यूएई ने ये संकेत नहीं दिया है कि क्या पाकिस्तान को $1 बिलियन का ऋण बढ़ाया जा सकता है या नहीं, जो कि $3 बिलियन वाले पैकेज का हिस्सा है और जिसका भुगतान करने की तारीख 24 जनवरी है। कर्ज भुगतान की समय सीमा को 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में सऊदी अरब की तरह संयुक्त अरब अमीरात भी अपने कर्ज के भुगतान की मांग कर सकता है। इससे पहले मलेशिया ने भी पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती कर दी है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल फ्लाइट को उधार न चुकाने की वजह से मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर न सिर्फ जब्त कर लिया गया, बल्कि फ्लाइट से पायलट और यात्रियों को भी उतार दिया गया। चारों ओर से संकट में घिरे पाकिस्तान के लिए अब चीन ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। अब देखना होगा कि क्या चीन पाकिस्तान की मदद करता है या नहीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बार चुनाव में बीजेपी के साथ साथ अपने लोगों से भी निपटना है। टीएमसी के बागी ममता के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। बागियों को इस बार मोदी और अमित शाह का भी सहयोग है, क्योंकि ज्यादातर टीएमसी के नेता बीजेपी में आ चुके हैं। लिहाजा शाह और मोदी के बल पर टीएमसी के बागी ममता दीदी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार करने वाले विधायक शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर दीदी पर जोरदार हमला बोला है। अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ लेटर पैड तैयार करके रख लेना चाहिए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि अगर उन्हें बीजेपी नंदीग्राम से टिकट देती है तो वो आगामी चुनाव में ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उधर अधिकारी और बीजेपी के हमले से ममता दीदी बेहद झल्लाई हुई हैं। ममता ने इस बार बीजेपी पर हमला बोलते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को माओवादियों से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। वहीं पार्टी बदलने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा है। ममता ने कहा कि जो बीजेपी में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन हम अपना सिर बीजेपी के सामने नहीं झुकाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर टीएमसी की बैठकों में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब मैं कुछ लोगों को बीजेपी और
सीपीएम की बैठकों को डिस्टर्ब करने के लिए भेजूंगी। बता दें कि बीजेपी और टीएमसी में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी इस बार दोनों दलों में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। बीजेपी की बंगाल में बढ़ती लोकप्रियता से ये भी साफ हो गया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव टीएमसी के लिए आसान नहीं है। वेब सीरीज तांडव को लेकर अब टुकड़े टुकड़े गैंग भी सामने आ गया है। तांडव के समर्थन में अब ट्विटर पर खेल शुरू हो गया है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के बावजूद कुछ लोगों को तांडव में फिल्माए गए सीन से कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य स्वरा भास्कर तांडव के समर्थन में ट्विटर पर कूद गई हैं। स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं हिंदू हूं और मैं तांडव के किसी भी दृश्य से अपमानित महसूस नहीं कर रही हूं, तो तांडव सीरीज को क्यों बैन करना चाहिए। दरअसल स्वरा भास्कर हमेशा से विवादित मुद्दों पर बेबाकी से राय पेश करती हुई दिखाई देती हैं। इससे पहले उन्होंने ऋचा चड्ढा के फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर को लेकर भी ट्वीट किया था। फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने के बाद भी स्वरा भास्कर मोदी सरकार का हमेशा से ही विरोध करती रहती है। कई बार उन्होंने जेएनयू छात्रों के समर्थन में भी बयान दिया है। वहीं सीएए को लेकर शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर भी स्वरा भास्कर ने मोदी सरकार पर ही सवाल उठा दिए थे और अब तांडव को लेकर भी स्वरा ट्विटर पर उतर चुकी हैं। सीरीज तांडव की बात करें तो बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने आरोप लगाया है कि ऐसे मंचों पर अक्सर हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कई दूसरे बीजेपी नेता भी तांडव का विरोध करने मैदान में उतर गए हैं। हालांकि तांडव पर देश भर में मचे बवाल के बाद अब सीरीज के मेकर ने विवादित सीन को हटाने का फैसला किया है। वहीं फिल्म मेकर ने हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने को लेकर माफी भी मांग ली है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या तांडव पर जारी तांडव खत्म होता है या नहीं। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद विरोधियों को अर्नब और केंद्र सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। अर्नब के चैट को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है कि इस चैट में कितनी सच्चाई है या फर्जी है। इससे पहले कांग्रेस और दूसरे दल इस बहाने मोदी को घेरने में जुटे हैं। बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चैट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वो अर्नब और मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकालते नजर आए हैं। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अर्नब गोस्वामी राहुल गांधी पर भड़क गए हैं। अर्नब ने अपने शो पूछता है भारत में राहुल गांधी से कई सवाल पूछ डाले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी होते कौन है उनसे सवाल पूछने वाले। वो बोले राहुल गांधी कौन होते हैं? राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो कि अर्नब गोस्वामी की राष्ट्रभक्ति पर मैं सवाल उठाता हूँ। अरे तुम होते कौन हो? ये लोग देश में अफवाह फैलाकर कब तक चमकाते रहेंगे अपनी सियासत? पीठ पीछे चुपके चुपके चीन के साथ हाथ मिलाने वालों को क्या ये देश माफ कर सकता है? अर्नब गोस्वामी इससे पहले अपने शो में ये कह चुके हैं कि उनके खिलाफ पाकिस्तान की ये साजिश है और अब ये साजिश सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए और किसी ने कहा ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। ये भाषा मुझे पसंद नहीं आई। ये एक एंटी नेशनल काम है, ये क्रिमिनल एक्शन है, एक पत्रकार को ऑफिशियली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देना। हालांकि राहुल के पीसी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इतनी जल्दबाजी क्या थी, जबकि अभी तक इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ है कि व्हाट्सएप चैट और अर्नब तो बहाना है, निशाना तो मोदी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।